रास्पबेरी पाई एक स्मॉल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है जिसे रास्पबेरी पाई फाउंडेशन ने डेवलप किया है। जैसे ही आप रास्पबेरी पाई का शाइनी ग्रीन सर्किट बोर्ड को देखोगे, इसे यूज करने की, प्रोग्रामिंग शुरू करने की और इसके साथ अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट बनाने की इच्छा आपको जरूर होगी। रास्पबेरी पाई में हम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम्स और वेब सर्वर्स को रन कर सकते हैं। इसी के साथ उसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। इन सब के लिए प्रोग्रामिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हार्नेसिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई को प्रोग्राम करने के लिए एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, जैसे कि पाइथन, स्क्रैच, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, HTML एंड jQuery। लेकिन इन सब में पाइथन मोस्ट वाइडली यूज रास्पबेरी पाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और रास्पबेरी पाई फाउंडेशन ने भी पाइथन की पावर, वर्सेटिलिटी और ईज ऑफ यूज की वजह से इसे मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सिलेक्ट किया है। मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पाइथन एक गो टू लैंग्वेज है। रास्पबेरी पाई ओएस पर पाइथन पहले से ही इंस्टॉल आता है, इसलिए आप शुरू से ही शुरुआत करने के लिए तैयार रहोगे। इसके सरल और सहज सिंटैक्स की वजह से पाइथन स्टूडेंट्स, डेवलपर्स और रास्पबेरी पाई यूजर्स के बीच पसंदीदा लैंग्वेज है। इसी के साथ एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट की वजह से पाइथन एक हाईली वर्सटाइल और वेल सूटेड लैंग्वेज है, जिससे हम अलग अलग मॉड्यूल्स रास्पबेरी पाई को आसानी से इंटरफेस कर सकते हैं। एक बार जब आपको पाइथन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप रास्पबेरी पाई के लिए अपना खुद का प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकते हैं। पाइथन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है उसे पाइथन इंटरप्रेटर कहते हैं। पाइथन के लिए टोनी आईडी रास्पबेरी पाई ओएस के साथ प्रीलोडेड आता है, जो एक फ्री और ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसे स्पेशली बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पाइथन स्क्रिप्ट को रन करना बहुत ही आसान है। टोनी आईडी को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे एक बार आप जरूर देखिए। तो चलिए अब हम रास्पबेरी पाई को पाइथन लैंग्वेज यूज करके कैसे प्रोग्राम करते हैं, उसका सिंटैक्स कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और उसके बारे में कुछ फंडामेंटल चीजों को देखते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसे हम डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जो डाटा हमें प्रोग्राम में यूज करना है उसे टेम्पररी स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, एक लिस्ट या फिर किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भी हो सकता है। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करना बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ उसके लिए एक वैलिड नाम यूज करना है और उसे एक वैल्यू असाइन करनी है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल लेता हूं, उसे मैंने नाम दिया x और उसमें मैंने 5 वैल्यू असाइन की। अब क्या होगा कि जो हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक लोकेशन x वेरिएबल के लिए असाइन की जाएगी और जो वैल्यू हमने x को असाइन की है वह वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल मतलब उसकी जो वैल्यू है वह वैरी हो सकती है, मतलब हम प्रोग्राम में वेरिएबल की वैल्यू जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं x को 10 वैल्यू असाइन करता हूं तो क्या हो जाएगा, पहले जो वैल्यू है 5 वह इरेज हो जाएगी और उसको न्यू वैल्यू से रिप्लेस किया जाएगा। अलग अलग वेरिएबल का डाटा टाइप भी अलग अलग होता है। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डाटा वेरिएबल कैन स्टोर, मतलब एक वेरिएबल कौन से टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है उसे हम वेरिएबल का डाटा टाइप कहते हैं। जनरली 6 स्टैंडर्ड डाटा टाइप पाइथन में होते हैं: न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी। न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं। स्ट्रिंग में सिंगल कैरेक्टर हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सीक्वेंस में लिस्ट, ट्यूपल, रेंज आता है और मैपिंग में डिक्शनरी आता है। ऑपरेटर एक सिंबल है जो इंटरप्रेटर को एक या अधिक ऑपरेंड्स पर कुछ ऑपरेशन करने और उसका रिजल्ट रिटर्न करने के लिए कहता है। ऑपरेशन मैथमेटिकल
लॉजिकल, रिलेशनल या फिर कुछ और भी हो सकता है। फर्स्ट कैटेगरी है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इसमें डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन एक्सेट्रा को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसमें दो ऑपरेंड्स को कंपेयर किया जाता है और ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू के रूप में रिजल्ट को दर्शाया जाता है। इसमें दो ऑपरेंड्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू है या नहीं, यह चेक करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स को बुलियन इनपुट्स की जरूरत होती है और वह ट्रू और फॉल्स बुलियन वैल्यू के रूप में आउटपुट जनरेट करते हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेशन में जब दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। लॉजिकल और ऑपरेशन में जब एक या एक से ज्यादा इनपुट्स ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और लॉजिकल नॉट ऑपरेशन में इनपुट के अपोजिट आउटपुट होगा। नेक्स्ट कैटेगरी है बीटवाइज ऑपरेटर्स। इसमें जो डाटा है उस पे बीटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। जैसे बीटवाइज एंड ऑपरेशन में जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। सिमिलरली बीटवाइज और ऑपरेशन में जब एक या एक से ज्यादा इनपुट्स 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। बीटवाइज नॉट ऑपरेशन में इनपुट के अपोजिट आउटपुट होगा और बीटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन में जब दोनों इनपुट्स इक्वल होंगे तभी आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। शिफ्ट ऑपरेशन में डाटा को बीटवाइज राइट या लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें शिफ्ट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू डाटा होता है और राइट साइड वाली वैल्यू कितने बिट्स शिफ्ट करने हैं वो रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में 5 डाटा है और उसे 2 बिट्स राइट को शिफ्ट किया जाएगा और दूसरे एग्जांपल में 13 डाटा है और उसे 3 बिट्स लेफ्ट को शिफ्ट किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। अगर आपको आपके प्रोग्राम में कोई मॉड्यूल ऐड करना है तो आप पाइथन प्रोग्राम के टॉप में उसे इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके ऐड कर सकते हो। मॉड्यूल ऐड करने के बाद अगर आपको आपके प्रोग्राम में कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना है तो उसके डेफिनेशन को आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर आपके प्रोग्राम में कोई ग्लोबल वेरिएबल्स आपको यूज करना है तो वह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फंक्शंस और ग्लोबल वेरिएबल्स ये ऑप्शनल पार्ट है, अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हो। और इन सब के बाद आता है आपका प्रोग्राम। आपको जो भी टास्क परफॉर्म करनी है उसके रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वह आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए अब पाइथन प्रोग्राम के की एलिमेंट्स को हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आती है कमेंट्स। पाइथन में हैश के बाद हम जो भी लिखते हैं उसे पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करता है क्योंकि वह कमेंट्स होती है। जब आप प्रोग्राम राइट करते हो तब उसमें आप कुछ लॉजिक यूज करते हो, किसी सेक्शन ऑफ प्रोग्राम को किसी पर्पस के लिए यूज करते हो, लेकिन कभी कभी हमारा ही लिखा हुआ प्रोग्राम जब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या लॉजिक यूज किया था। या फिर आप जब टीम में काम करते हो तो आपने लिखा हुआ प्रोग्राम दूसरे टीममेट्स को समझ आना चाहिए, इसलिए कमेंट्स का उपयोग आमतौर पर आपको या अन्य प्रोग्रामर को कोड में क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ हिंट्स और टिप्स देने के लिए किया जाता है। कोई भी फाइल जिसमें पाइथन कोड होता है उसे मॉड्यूल कहा जाता है और कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को लाइब्रेरीज कहा जाता है। पाइथन प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट, मतलब अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन या फिर कोई सेंसर या एनी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल यूज करना हो तो उसका प्रोग्राम मॉड्यूल्स या लाइब्रेरी के फॉर्म में रेडिली अवेलेबल होता है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। हमें सिर्फ अगर अपने प्रोग्राम में कोई मॉड्यूल या लाइब्रेरी को ऐड करना है तो इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करना है। एक बार जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो आप डॉट नोटेशन का यूज करके उस मॉड्यूल के फंक्शन
फंक्शंस, क्लासेस एंड वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। इसके बाद का की एलिमेंट है वेरिएबल, जो लोकल या ग्लोबल हो सकता है। लोकल वेरिएबल्स एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और उन्हें सिर्फ उस फंक्शन से ही असेस कर सकते हैं। इसके अपोजिट ग्लोबल वेरिएबल्स को प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से असेस कर सकते हैं और उन्हें टॉप ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर किया जाता है। अगर आपको आपके प्रोग्राम के कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, उन्हें आपके प्रोग्राम में अलग अलग जगह पर यूज करना है, तो आप उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार राइट करने की जगह उन्हें एक फंक्शन के रूप में राइट कर सकते हो। जहां जहां आपको वह स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करनी है, वहां आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जनरली किसी भी प्रोग्राम में स्टेटमेंट सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। लेकिन कभी कभी हमें कुछ स्टेटमेंट को एक सर्टन कंडीशन के हिसाब से एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। उनका काम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो कंट्रोल करने का होता है। और अगर किसी प्रोग्राम में हमें पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। किसी एप्लीकेशन में अगर आपको यूजर के लिए कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, या किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट डिस्प्ले करना है, या फिर किसी सेंसर का डाटा डिस्प्ले करना है, तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो इसमें मेनली 3 पैरामीटर्स है। फर्स्ट है वैल्यू या वैल्यूज। इसमें जो वैल्यूज आपको डिस्प्ले करनी है वह चाहे एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, उसे आप मेंशन करोगे। सेकंड पैरामीटर है सेपरेटर। यह एक ऑप्शनल पैरामीटर है। इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले करने हैं उसे कैसे सेपरेट करना है उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। डिफॉल्ट सेपरेटर होता है स्पेस। और थर्ड पैरामीटर होता है एंड। यह भी ऑप्शनल पैरामीटर है। इसमें आप एंड कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हो। डिफॉल्ट होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब कोई भी डाटा डिस्प्ले होने के बाद जो कर्सर है वह न्यू लाइन पर चला जाएगा। जो मैसेज आपको डिस्प्ले करना है उसे मोर अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है उसमें जो कर्ली ब्रैकेट है वहां पर ए और बी वेरिएबल का डाटा रिस्पेक्टिवली डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया x, उसमें 10 वैल्यू को असाइन किया और भी मैंने प्रिंट फंक्शन को यूज किया और उसमें x वेरिएबल को स्पेसिफाई किया। अभी मैं इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि 10 जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। अभी मैंने स्टॉप किया। अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू मैंने कैरेक्टर सेव करके रन किया तो अब देख सकते हो आप x की वैल्यू जो h है वो प्रिंट हो गई। हम एक से ज्यादा कैरेक्टर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने मैसेज x में सेव किया हेलो वर्ल्ड करके, उसे मैंने रन किया तो वो मैसेज भी यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। हाँ, तो इससे हम प्रिंट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज प्रिंट करने के लिए, वो हमें पता चल गया। अभी हम क्या करेंगे, सपोज x को मैंने अभी 5 वैल्यू असाइन की और एक वेरिएबल लिया y, उसको मैंने 10 वैल्यू असाइन की। अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज हमें दोनों के एडिशन करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू, कुछ कैरेक्टर्स मैंने प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए और उसके बाद मैंने कॉमा देके x प्लस वाई एक्सप्रेशन को राइट किया। मतलब x और y की जो वैल्यू उसकी एडिशन हो जाएगी और वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू ये एज इट इज प्रिंट हो गया और उसके बाद x प्लस वाई की जो वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद अगर आपको इसको थोड़ा सा अलग तरह से फॉर्मेट करना है तो आप स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 10 एज इट इज यहाँ पे वैल्यूज आ गए और उसका रिजल्ट भी यहाँ पे आ गया। पाइथन प्रोग्राम लिखना है तो आपको इंडेंटेशन के बारे में पता होना जरूरी है। इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ व्हाइट स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट। इंडेंटेशन से हम पाइथन इंटरप्रेटर को बताते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट के बिगिनिंग में सेम नंबर ऑफ स्पेस यूज किए जाते हैं वह सब एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है जब आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या फंक्शन को यूज करते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज से इसे कंपेयर करोगे तो सी लैंग्वेज में जब आप
कोई लूप यूज करते हो तो उसमें स्टार्ट ऑफ द लूप और एंड ऑफ द लूप रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज किए जाते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट बॉडी ऑफ लूप के अंदर है उनका इंडेंटेशन या नंबर ऑफ स्पेस एट द बिगिनिंग सेम होना जरूरी नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सभी स्टेटमेंट की जो स्पेसिंग है वह अलग अलग है, फिर भी वह सभी एक ही लूप में है और स्टेटमेंट एक्स जो है यह कर्ली ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए यह लूप के अंदर नहीं आएगा। अगर आप पाइथन में देखोगे तो पाइथन में कर्ली ब्रैकेट नहीं होते। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो स्टेटमेंट के बिगिनिंग में सेम नंबर ऑफ स्पेस यूज किए हैं वह सभी स्टेटमेंट एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करेंगे और वह सभी स्टेटमेंट इस लूप के बॉडी में आएंगे। और स्टेटमेंट एक्स जो है उसका स्पेसिंग बाकी स्टेटमेंट से अलग है, इसलिए वह इस लूप के बाहर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जनरली पाइथन इंटरप्रेटर प्रोग्राम स्टेटमेंट को सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कभी कभी हमें इस सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को ब्रेक करना पड़ता है और इसके लिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। कभी कभी प्रोग्रामिंग में हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और इन डिसीजंस के बेस पर हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट इसी कंडीशनल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। चलिए इसके बारे में अभी देखते हैं। सबसे आसान डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। इसे हम यूज करेंगे जब हमें किसी कंडीशन के अनुसार कोई स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं वह डिसाइड करना होता है। इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो इसमें हम इफ को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन आएगी और उसके बाद कोलन आएगा। इसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हम उसके बॉडी में लिख सकते हैं। जिन स्टेटमेंट का इंडेंटेशन सेम रहेगा वह स्टेटमेंट बॉडी के अंदर आएंगे और बाकी बाहर रहेंगे। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखिए तो इसमें एक टेस्ट कंडीशन आएगी। टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वह ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्किप किया जाएगा। अगर आपको कंडीशन ट्रू होने पर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और कंडीशन फॉल्स होने पर किसी और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो इस टाइप के डिसीजन मेकिंग के लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो इफ में आप कंडीशन को मेंशन करोगे, उसके बाद कोलन आएगा और इसमें कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम राइट करेंगे। इसके बाद आप एल्स यूज करोगे और उसके लिए अलग से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम राइट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इफ और एल्स का जो इंडेंटेशन है वह सेम होना चाहिए, वैसे ही इफ के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए और एल्स के जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उनका इंडेंटेशन भी सेम होना चाहिए। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ टेस्ट कंडीशन है। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगा। इफ स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करना है वो देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इफ के बाद मैंने एक कंडीशन लिखी एक्स इज लेस देन वाई, उसके बाद कोलन दिया और उसके बाद मैंने इफ के बॉडी में प्रिंट फंक्शन को यूज किया। यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन में लिख दिया एक्स इज लेस देन वाई, मतलब एक्स इज अगर लेस देन वाई हुआ तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एक्स इज लेस देन वाई नहीं हुआ तो कुछ भी प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद मैंने और एक मैसेज प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड करके, मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये दोनों मैसेज डिस्प्ले होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये दोनों भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे। चलिए अभी इसे रन करके देखते हैं। रन करने के बाद देख सकते हैं आप एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 10 है, लेस देन 5 है, इसलिए दोनों भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गए। अभी मैंने एक्स की वैल्यू ग्रेटर कर ली वाई से तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड जो स्टेटमेंट है इसका इंडेंटेशन चेंज करता हूँ तो वो इफ स्टेटमेंट के बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि कंडीशन फॉल्स है, इसलिए जो प्रिंट एक्स इज लेस देन वाई ये जो मैसेज है ये इफ स्टेटमेंट के बॉडी में इसलिए वो डिस्प्ले नहीं हुआ। हेलो वर्ल्ड आउटसाइड है इफ के, इसलिए वो डिस्प्ले हो गया। अभी एल स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। मैंने एल्स लिखा, कोलन दिया और उसके एल्स की बॉडी में मैंने अभी अलग से एक प्रिंटफ फंक्शन में लिखता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अभी देखते हैं हम क्या होता है। अभी मैंने सेव किया, रन किया, अभी एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है इसलिए मैसेज डिस्प्ले हुआ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और अगर हम x की वैल्यू लेस देन कर देते तो अभी क्या होगा, x इज लेस देन y यहाँ पे प्रिंट हो गया। अभी मैं यहाँ पे और एक प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ, प्रिंट टेस्ट
सक्सेस करके। अभी ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट टेस्ट सक्सेस, ये इफ में भी नहीं है, एल्स भी नहीं है, ये दोनों भी स्टेटमेंट्स के बॉडी से बाहर है। ये आप देख सकते हो कि x इज लेस देन y मैसेज तो डिस्प्ले हो रहा है, उसके साथ साथ टेस्ट सक्सेस मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं कंडीशन चेंज करता हूं तो अभी देख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन y डिस्प्ले हुआ और उसके बाद टेस्ट सक्सेस, मतलब अभी ये जो मैसेज है प्रिंट टेस्ट सक्सेस, ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों भी बार डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि वो इफ में भी नहीं है और एल्स में भी नहीं है। आपको कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आप व्हाइल लूप को यूज कर सकते हो। इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो यहाँ पे हम व्हाइल लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद एक कंडीशन आएगी, जो भी कंडीशन आपको यूज करनी है वह आप यहाँ पे मेंशन करोगे, उसके बाद कोलन के साथ बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट हो जाएगी। लूप के बॉडी में एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे, वह सभी सेम इंडेंटेशन के साथ हम यूज करेंगे। अगर इसका फ्लो चार्ट हम देखेंगे तो इसके फ्लो चार्ट में पहले टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा, टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी तब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अभी हम व्हाइल लूप का यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको जीरो वैल्यू असाइन की, व्हाइल मैंने लिखा, उसके बाद एक टेस्ट कंडीशन लिखी x इज लेस देन 5 कोलन दिया और मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा प्रिंट x करके। मतलब प्रिंट x जो स्टेटमेंट है ये लूप के बॉडी में आ जाएगा। उसके बाद मैंने x जो है इंक्रीमेंट करना है, सपोज आपने को एक से इंक्रीमेंट करना है तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब ये दोनों स्टेटमेंट लूप के बॉडी में मैंने रन किया तो आप देख सकते हो कि 0 to 4 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, क्योंकि 4 इज लेस देन 5 इसलिए 4 तक प्रिंट हो गया। जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगी। अभी इसके बाद मैं और एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ प्रिंट एंड ऑफ द लूप। अभी ये जो मैसेज इसका इंडेंटेशन बाकी दो स्टेटमेंट से अलग है, इसलिए ये व्हाइल लूप की बॉडी में नहीं आएगा। ये अभी रन करके आप देख सकते हो कि पहले 0 to 4 नंबर डिस्प्ले हुए और आखिर में एंड ऑफ द लूप जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो गया। हाँ, ये जो एंड ऑफ द लूप मैसेज है ये हर बार रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि ये व्हाइल लूप के बॉडी के बाहर है। हाँ, व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर नहीं है, क्योंकि इसका इंडेंटेशन अलग है। प्रिंट और x इज इक्वल टू x प्लस 1 ये दोनों स्टेटमेंट का इंडेंटेशन अलग है, प्रिंट एंड ऑफ द लूप स्टेटमेंट का इंडेंटेशन अलग है, इसलिए ये सिर्फ आखिर में एग्जीक्यूट होगा, हर इटरेशन में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। व्हाइल लूप में लूप कितनी बार रिपीट होगा यह कंडीशन पर डिपेंड होता है। कुछ सिनारियोज में हम बता नहीं सकते कि व्हाइल लूप कितने इटरेशन के बाद टर्मिनेट होगा, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना होता है, तो वहां पर हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप हमेशा एक इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि लिस्ट और रेंज फंक्शन। इसका सिंटैक्स अगर हम देखिए तो यहाँ पर हम फॉर लिखेंगे, उसके बाद एक वैल्यू नाम का वेरिएबल यूज करेंगे, उसके बाद इन कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद हम कोई भी सीक्वेंस मेंशन करेंगे। यहाँ पर एक तो आप रेंज फंक्शन या फिर लिस्ट यूज कर सकते हो, उसके बाद कोलन आएगा और बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट हो जाएगी। वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है यह सीक्वेंस में जो जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उसे 1 by 1 एक्सेस करेगा और एवरी इटरेशन में जो स्टेटमेंट फॉर लूप के बॉडी में अवेलेबल है उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब तक सीक्वेंस का आखिरी एलिमेंट असेस नहीं होता तब तक फॉर लूप रिपीट होगा। जब सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स को असेस किया जाएगा तब फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अगर सीक्वेंस में 5 एलिमेंट्स है तो फॉर लूप 5 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अभी हम फॉर लूप कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। फॉर मैंने फॉर लिखा, उसके बाद वेरिएबल की जगह एक्स वेरिएबल यूज किया, इन कीवर्ड यूज किया उसमें, उसके बाद मैंने सीक्वेंस में यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज किया और उसको 6 वैल्यू मैंने असाइन की। अभी 6 वैल्यू असाइन की तो क्या हो जाएगा, 6 एंड वैल्यू रहेगी और उससे उससे एक वैल्यू कम तक 0 to 5 तक यहाँ पे रेंज क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे एक प्रिंट एक्स पे यूज किया तो एक्स में क्या हो जाएगा, रेंज की जो 0 to 5 वैल्यू है वो सब एक्स में 1 by 1 आ जाएगी और वो वैल्यू यहाँ पे 0 to 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी को मैं अलग तरह से 0,6 भी लिख सकता हूँ, मतलब 0 मेरी इनिशियल वैल्यू हो गई और 6 मेरी एंड वैल्यू हो गई, उससे एक वैल्यू कम तक रेंज क्रिएट करेगा और वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर इनिशियल वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, अगर मैंने इनिशियल वैल्यू 2 लिखी तो पहली वैल्यू जो होगी वो 2 प्रिंट होगी और आखिरी वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि मेरी एंड वैल्यू 6 है तो 6 से एक वैल्यू कम वहां पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद इसका जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो अभी बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, उसको मैंने चेंज किया, सपोज 2 किया तो क्या हो जाएगा, 0 के बाद 2 प्रिंट होगा, 2 के बाद 4 प्रिंट होगा। मतलब इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद जो सीक्वेंस में अभी हमने रेंज फंक्शन कैसे यूज किया वो देखा। अभी उसमें हम एक लिस्ट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट ली और उसको मैंने कुछ वैल्यूज असाइन किए और इस लिस्ट को मैं अभी सीक्वेंस जो पैरामीटर है उसके जगह पे मैंने वैल्यूज लिस्ट स्पेसिफाई किया और अभी मैंने प्रिंट एक्स लिखा। तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज में जो जो वैल्यूज है वो एक एक वैल्यू एक्स में आएगा और एक हर इटरेशन में वो वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अभी हम कमेंट का यूज कैसे करते हैं थोड़ा सा उसे समझने के लिए मैं और एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डालता हूँ प्रिंट एक्स के नीचे। अभी क्या हो रहा है, प्रिंट एक्स और प्रिंट डैश डैश ये जो दो स्टेटमेंट मैंने यूज किए ये दोनों भी फॉर लूप के बॉडी में आए, इसलिए वो सब वैल्यूज वहां पे प्रिंट हो गए। अभी कमेंट कैसे यूज करते हैं, अगर सपोज मैंने सेकंड जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके नीचे पहले मैंने हैश यूज किया तो आप देख सकते हैं तो इस सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि उसे इंटरप्रेटर ने स्किप कर दिया। अगर आपको आपके पाइथन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्लो डाउन करना है या फिर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले आपको थोड़ी देर वेट करना है तो इसके लिए आप डिले का यूज कर सकते हो। डिले जनरेट करने के लिए अगर आपको कुछ रेडीमेड फंक्शंस यूज करने हैं तो यह रेडीमेड फंक्शंस टाइम नाम के मॉड्यूल में अवेलेबल होते हैं। उसे यूज करने के लिए आपको टाइम मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो टाइम डॉट स्लीप मतलब टाइम मॉड्यूल का नाम है, उसके बाद उस मॉड्यूल में स्लीप नाम का फंक्शन अवेलेबल है और टाइम मॉड्यूल के इस स्लीप फंक्शन को असेस करने के लिए हम डॉट नोटेशन का यूज करते हैं। इस टाइम डॉट स्लीप नाम के फंक्शन को हमें कितने सेकंड का डिले जनरेट करना है वह हम सेकंड आर्गुमेंट का यूज करके स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 सेकंड का डिले जनरेट करना है तो मैं फंक्शन लिखूंगा टाइम डॉट स्लीप इन ब्रैकेट 3 मतलब यहाँ पर 3 सेकंड का डिले जनरेट होगा। और अगर आपको मिली सेकंड में डिले जनरेट करना है तो आप वैल्यूज पॉइंट में भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि अगर 100 मिली सेकंड का डिले जनरेट करना है तो हम लिख सकते हैं टाइम डॉट स्लीप इन ब्रैकेट 0.1। अभी डिले का यूज कैसे करते हैं अगर आपको समझना है तो मैंने दो स्टेटमेंट यूज किए, एक लिखा प्रिंट स्टार्ट और दूसरा मैंने स्टेटमेंट यूज किया प्रिंट स्टॉप करके। अभी अगर हम रन करेंगे तो क्या हुआ, दोनों भी स्टेटमेंट एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो गए। सपोज अभी हमें क्या करना है, प्रिंट स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर वेट किया करना है और उसके बाद स्टॉप जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसे अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप वहां पे क्या लिख सकते हो टाइम डॉट स्लीप और आप जितने सेकंड वेट करना है या जितने सेकंड का डिले चाहिए वो वैल्यू आप वहां पे स्पेसिफाई करोगे। सपोज मैंने वैल्यू दी यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई की। अभी मैंने यहाँ इसको रन किया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि अभी तक हमने टाइम डॉट स्लीप फंक्शन यूज किया लेकिन हमने टाइम जो मॉड्यूल है उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया था। अगर आपको किसी भी मॉड्यूल को यूज करना है तो पहले उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके टाइम जो मॉड्यूल है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्ट आया, स्टार्ट के बाद 3 सेकंड वेट करेगा और उसके बाद स्टॉप जो मैसेज है वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। सपोज आपने 3 की जगह यहाँ पे 1 लिखा तो स्टार्ट मैसेज आया, उसके बाद 1 सेकंड वेट करने के बाद स्टॉप मैसेज आया। तो ऐसा अगर आपको किसी एप्लीकेशन में करना है 5 सेकंड वेट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट के बाद 5 सेकंड वेट करने के बाद स्टॉप मैसेज आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।